फेलियर एक मिथ है। फेलियर जैसा कुछ होता ही नहीं। लड़कियों के भी अपने चैलेंजेस रहते हैं। मतलब सबसे पहला चैलेंज तो हमको घर से ही निकलना होता है। नहीं हो गई थी मेरे मेरे लिए कि मैं ना प्राइवेट में जा सकता था ना कुछ, और मेरे पास ऑप्शन नहीं थे। इसके लिए तो मस्ट होता है। मुझे याद है जब मेरी पहली पोस्टिंग हुई और मैं पहली बार जनकपुर जा रहा था, इसी बीच कोविड आया। कोविड बहुत चैलेंजिंग टाइम था, क्योंकि आप देख रहे हो कि 50-50, 100-100 किलोमीटर से पैदल चल के लेबर आ रहे हैं आपके बॉर्डर में, और आपको अपना मन खड़ा करके उनको वहीं से वापस भगाना है। मेरी लाइफ में भी वैसे ही था कि कॉलेज मेरा उतना अच्छा गया नहीं और स्कूल में भी उतना अच्छा गया नहीं, और जब मेरी अंडरस्टैंडिंग विकसित हुई तो मुझे लगा कि मुझे आगे कुछ करना है। आज के इस पॉडकास्ट के एपिसोड में हमारे बीच जो गेस्ट हैं उनकी जर्नी हर सीरियस एस्पायरेंट को ग्राउंड रियलिटी दिखाती है। लगातार कई सालों की मेहनत के बावजूद सीजीपीएससी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में सिलेक्शन की एज पे पहुंचने के बाद भी सिलेक्शन से सिर्फ एक स्टेप पीछे रह जाना। उसके बाद उन्होंने लगातार मेहनत किया और सीजीपीएससी 2017 में रैंक 97 के साथ नायाब तहसीलदार बने। फिर भी वो यहाँ नहीं रुके। उसके बाद उन्होंने सीजीपीएससी 2021 में उन्होंने रैंक 45 लाया और उन्होंने ये दिखाया कि जो रुकता नहीं है वही जीतता है। जिन्होंने बार बार गिरकर भी पहले से ऊंचा उठने की कहानी अपनी स्वयं लिखी है। दूसरे गेस्ट हैं हमारे जिनकी जर्नी मार्क्स या डिग्री तक ही सीमित नहीं है। इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट, करेज एंड कमबैक। 12th फेल होने के बाद लाइफ में थोड़ी अनसर्टेनिटी फ्यूचर को लेकर के और नो क्लैरिटी, सेल्फ डाउट, उसके बावजूद उन्होंने फेलियर को अपनी आइडेंटिटी नहीं बनने दिया और आज वो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स की इंस्पिरेशन है जिन्हें ये लगता है कि हम शायद नहीं कर सकते। सो प्लीज वेलकम मिस्टर विप्लव श्रीवास्तव एंड मिस्टर विवेक साहू। वेलकम टू द प्राची विजय शो। थैंक यू मैम सो मच। सो कैसा लग रहा है? हाउ आर यू फीलिंग टुडे? एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि यहाँ आना है करके, बट इट वाज स्टिल क्वाइट नाइस, और आपके साथ बात करके काफ़ी अच्छा लग रहा है, और आपकी मेहनत देख के भी हमको काफ़ी अच्छा लग रहा है। थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है। अब देखते हैं आगे कन्वर्सेशन हमारा बहुत अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि हाउ डिड एवरीथिंग बिगिन। ये सब स्टार्ट कैसे हुआ? आप लोगों ने क्या कॉलेज लाइफ में ही सोचा कि स्कूल टाइम पे जैसे कुछ लोगों का बचपन से ड्रीम होता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाना है, आप लोगों की जर्नी कैसे शुरू हुई? आप बताइए विप्लव जी। मैम, मैं अपनी जर्नी के बारे में अगर बात करूं तो मैंने सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। 2014 में मैं पास आउट हुआ। तब तक मेरे दिमाग में क्लैरिटी नहीं थी कि मुझे करना क्या है, और ऑब्वियसली जैसा कि एक ग्रेजुएट जॉब की तलाश करता है, मैं भी किसी जॉब की तलाश में था। और उसी दौरान फिर मुझे समझ में आया कि बहुत अच्छी नौकरियां मेरे ऑप्शंस में मेरे सामने भी नहीं है। तो फिर मैंने अपने गांव का माहौल देखा। बहुत सारे भैया लोग, कोई सब इंस्पेक्टर था, कोई डीएसपी था, वो लोग पीएससी की तैयारी करके सफल हो चुके थे। तो एक अल्टरनेटिव मेरे सामने बेलगहना ग्राम से होने के कारण था ऑब्वियसली। तो मैंने फिर पीएससी की तैयारी शुरू की, और फिर पीएससी की क्लासेस गुरुकुल आईसीएस में मैंने शुरू की। 1 साल की वहाँ कोचिंग किया, 2014-15। उसके बाद फिर प्राची 2015 में मेरा प्रीलिम्स पहली बार निकला, और उसी साल फिर पटवारी की परीक्षा हुई तो उसमें भी मुझे सफलता मिली। तो एक सफलता ने कॉन्फिडेंस दिया। उसके बाद 2016 का मेंस निकला, मैं इंटरव्यू में जाके असफल हो गया 2016 में जी। हाँ। उसके बाद 2017 की पीएससी दी तो उसमें मेरी किस्मत अच्छी थी, तो मेरा 97th रैंक आया। हाँ। और मैंने नायब तहसीलदार का पद ज्वाइन किया। स्वाभाविक रूप से जो एस्पायरेंट्स चाहते हैं कि हम डिप्टी कलेक्टर बने, हाँ। एक एस्पायरेशन रहता है कि टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे जाएं। तो मैं अपनी तैयारी कर रहा था। किन्हीं कारणवश मैं नौकरी के कारण तैयारी मेरी बहुत अच्छी नहीं हो पा रही थी। फिर भी 2021 की पीएससी परीक्षा में मुझे 45 रैंक मिला। तो उसके बाद मैंने नायब तहसीलदार का पद छोड़ के सब रजिस्ट्रार का पोस्ट ज्वाइन किया, और अभी मैं बलौदाबाजार जिले में सब रजिस्ट्रार के रूप में कार्यरत हूँ। और विवेक, आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? एक्चुअली 12th फेल, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जब वो 12th फेल होते हैं फिर उनको डायरेक्शन लेस हो जाते हैं बच्चे।
आपको कैसे डायरेक्शन मिली कि आपको एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आना चाहिए? पहले तो प्राची मैं बताना चाहूँगा कि एक नॉर्मल जब हम एडोलेसेंस एज में होते हैं, किशोरावस्था में होते हैं, तब काफ़ी सारी डिस्ट्रैक्शंस होती है हमारी लाइफ में और एक सामाजिक प्रॉब्लम है ये। पर लोग इसको नॉर्मली ट्रीट करते हैं कि एक समस्या के तौर पे और इसके पीछे कोई नहीं जाता कि इसका समाधान क्या है। हाँ, बट मेरी लाइफ में भी वैसे ही था कि कॉलेज मेरा उतना अच्छा गया नहीं और स्कूल में भी उतना अच्छा गया नहीं। और जब मेरी अंडरस्टैंडिंग विकसित हुई जब, तो मुझे लगा कि मुझे आगे कुछ करना है, एक रोजगार हासिल करना है। और फॉर्चुनेटली भैया का ही सिलेक्शन हुआ था हाँ। 2021 में और वहाँ से मैंने देखा कि नहीं, एक पीएससी भी चीज़ होती है जहाँ से टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे पहुँचा जा सकता है। और उससे पहले मुझे पीएससी का कुछ भी पता नहीं था कुछ भी नहीं और था। फिर मैंने वहाँ से पढ़ाई चालू की और मैंने घर पे रह के पूरी सेल्फ स्टडी की है, सेल्फ स्टडी किया आपने? पूरी सेल्फ स्टडी की है। और कोचिंग बिल्कुल भी नहीं गए आपने? नहीं, कोचिंग मैंने नहीं की है, वो भी गाँव में रहा हूँ मैं हमेशा। गनियारी गाँव है। केवल टेस्ट सीरीज मैंने बाहर से ली है कुछ समय के लिए, जो होती है नॉर्मली सभी एस्पिरेंट को आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले मैंने 2022 में पेपर दिया था। उस टाइम पे मेरी तैयारी नहीं थी उतनी और तो मेरा प्री नहीं निकला उस टाइम पे। फिर 2023 में मैंने काफ़ी अच्छी मेहनत की और 23 में मैंने प्री निकाला। वहाँ से मेंस भी दिया और इंटरव्यू तक पहुँचा, वहाँ पे मेरा 183 रैंक था। उसके बाद 2024 में, क्योंकि उस टाइम पे कॉन्फिडेंस आ गया था कि एक 183 रैंक है मतलब तो और बेहतर हम और कर बेहतर सकते कर हैं। सकते हैं करके, तो वहाँ पे मैंने थोड़ी सी अपनी पढ़ाई को और बूस्ट अप किया और मैंने पीछे नहीं देखा कि मैं मेरा बैकग्राउंड बैकग्राउंड कैसा है, कैसा रहा है? 12th क्या है, कॉमर्स जो बीकॉम मैंने किया वो क्या रहा है, मैंने बस किया। और आज 24 में, मतलब जो 25 में रिजल्ट आया उसमें मेरे को 11th रैंक मिला। और तो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा, और भैया का ही मतलब मैं, सपोर्ट रहा। हाँ, सपोर्ट रहा और मैं मतलब इन्हीं को देख के मैं आया हूँ। हाँ। और शायद इनको नहीं पता है, पहली बार मैं बता रहा हूँ इस चीज़ को नहीं, यहाँ पे। भैया जब निकाले तो शायद वो सभी के लिए एक इंस्पिरेशन ही बने कि हमारे बीच से ही वो इतनी मेहनत करके वो रैंक हासिल कर लिया उन्होंने, नायब तहसीलदार जब अब बने। जी वही है कि जब एक बात बोली थी भैया ने, मैं बताना चाहूँगा उस चीज़ को हाँ, कि जिस प्रकार से चिंगारी या आग फैलती है, हाँ, तो हमको, अगर हम उसे पॉजिटिव वे में लेंगे तो वो पॉजिटिव वे में फैलेगी, अगर हम हाँ। नेगेटिव वे में लेंगे तो नेगेटिव वे में फैलेगी। हम्म। लेकिन आग तो दोनों लगाएगी, है ना? हाँ, तो और एक विनाश कर सकती है, एक निर्माण एक कर निर्माण सकती कर सकती है, है। बिल्कुल। तो ये चीज़ एक बात बोली थी भैया ने, मुझे याद है, और शायद वहीं से ये चालू हुआ मेरा जो मुझे भी शिक्षा को ही लेकर के मैं बिल्कुल बताना चाहूंगी, हमारी एक कॉन्वर्सेशन हुई थी, मैं जहाँ पर समझ नहीं आ रहा था कि मुझे भी क्या करना है, तो मैं भी विप्लव से ही कॉल पे थी और मैंने उनको बताया, तो उन्होंने बस मेरे को एक जो चीज बताई, मैं बिल्कुल चाहूंगी कि वो जिस तरीके से आपने मुझे समझाया था उस तरीके से ही आप बाकी स्टूडेंट्स को भी गाइड करें कि शिक्षा शिक्षा रियल में हमारे लाइफ को कैसे चेंज कर सकती है, एजुकेशन हमारी जिंदगी, या हम एजुकेट होने के बाद हम कैसे बहुत सारे लोगों की जिंदगी कैसे संवार सकते हैं, वो आप समझाइए। देखिए, ये तो विवेक का बड़प्पन है कि ये मेरा नाम ले रहा है, बाकी तो मैं इसकी जर्नी को जितना देखा हूँ, इस बच्चे की पूरी मेहनत है और बहुत कठिन परिस्थितियों के बावजूद इसने अपनी सारी परिस्थितियों के साथ सामंजस्य बैठाते हुए हार्ड वर्क किया और उस हार्ड वर्क का ही नतीजा है। जिस दिन रिजल्ट आया विवेक, मुझे अच्छे से याद है, मैं रात को 12 बजे तक जग रहा था रिजल्ट देखूंगा, हाँ, और हमारे आसपास विवेक ही था जो इंटरव्यू दिया इस बार। हाँ, तो मैं सरसरी निगाह से देखा और मैं इसका नाम नहीं ढूंढ पाया। फिर मैं सो गया, मैंने फोन नहीं किया इसको। सुबह विवेक का कॉल आया और ये बोला भैया आपका भाई 11वां रैंक ले आया। मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि बहुत सारे लड़के मिलते हैं जिनसे बात करते हैं, जिनको कोई सलाह देते हैं, लेकिन जो उसको पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से एक मुकाम तक पहुंचाता है, तो वहां पर क्या होता है प्राची कि वो मोटिवेशन जो होता है वो आपको मोटिवेट बैक भी करता है। कभी विवेक मुझे देख के मोटिवेट हुआ होगा, मैं कभी किसी और को देख के मोटिवेट हुआ हूँगा, और आज मैं फिर विवेक को देखता हूँ तो मुझे एक मोटिवेशन मिलता है मोटिवेशन ही मिलता है। कि इतना स्ट्रगल और इतना संघर्ष करके इतनी कम समय में 11वां रैंक लेकर के आना, वो भी अपनी मेहनत से, सेल्फ स्टडी सेल्फ से। स्टडी से, तो यस। ये निश्चित रूप से मुझे बहुत रोमांचित करता है ये चीज कभी कभी। और जैसा कि आप अभी चर्चा कर रही थी प्राची,
मैंने जैसे आपसे एक बार कहा भी था शिक्षा को लेकर। कि जो एजुकेशन है वो आदमी को बदल देती है, हम्म, पूरी तरीके से बदल के रख देती है। हम्म, मैं उसको खुद कब महसूस कर पाया, अब आपसे मैं खुल के पूरी बातें यहाँ पे कहता हूँ जो मैं शायद बहुत जगह पे नहीं कहा हूँ अभी तक। हाँ, हाँ, जब मैं इंजीनियरिंग में था, हम्म, इंजीनियरिंग के दौरान सेकंड ईयर आते-आते मैं पूरी तरीके से फेल्योर हो चुका था। हम्म, मतलब मेरे 16 बैक थे, हम्म, जिसको मुझे एक साथ देना था, हम्म, और ऐसी एक घटना हुई थी मेरे साथ, जिसके कारण मैं महसूस करता था कि मैं अपने घरवालों के सामने, अपने परिवार वालों के सामने उनकी रिस्पेक्ट को उस तरीके से बचा के नहीं रख सका। हम्म, मुझे कुछ लीगल प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ा। हम्म, तो इससे लगा कि पता नहीं मैं आगे करियर बना पाऊँगा कि नहीं? पता नहीं मैं एक सरकारी नौकरी कभी पा सकता हूँ कि नहीं? लोगों ने बोला कि नहीं, अब आप इसके बाद सरकारी नौकरी की पात्रता नहीं है आपको। हम्म, तो एक फेल्योर की स्थिति जब आई मेरे सामने, हम्म, तो उस स्थिति से निकलने का मुझे कोई रास्ता समझ में नहीं आया। बस मुझे सामने यही दिखा कि मेरे पास इतने सारे बैक्स हैं, इसको मेरे को क्लियर करना है। मेरा इंजीनियरिंग वो 16 के 16 बैक, आप यकीन नहीं करोगे, एक ही बार में क्लियर हुए। वाओ, उसके बाद मेरी इंजीनियरिंग 4 साल में कभी हो पाएगी ये मैं सोचता भी नहीं था। हाँ, उस 4 साल के ड्यूरेशन में इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई और उसके बाद मैं पीएससी की तैयारी करने आया। हम्म, करते हुए 2 साल की तैयारी हुई थी कि पटवारी की परीक्षा में मुझे फर्स्ट रैंक मिला। हाँ, और छोटी-छोटी सफलता आपको मोटिवेट करते जाती है। हम्म, आपकी जर्नी बेशक बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन छोटे-छोटे अल्प विराम उसमें लगते रहने लगते चाहिए। रहने चाहिए, बिल्कुल। तो वो आपको मोटिवेट करती है। फिर जब पढ़ाई शुरू हुई तो मुझे लगा कि मैं तो दुनिया में कुछ जानता ही नहीं था। मैं एक अंधेरे में था। हाँ, मुझे फिलॉसफी नहीं पता थी, मुझे सोशियोलॉजी नहीं पता थी, हम्म, मुझे ये नहीं पता था कि व्यक्ति अपराध क्यों करता है, हाँ, मुझे ये नहीं पता था कि तानाशाही बुरी क्यों है। क्यों है, यस, तो ये सब पढ़ने के बाद मुझे लगा कि हर व्यक्ति को जितना अधिक से अधिक हो सके पढ़ना चाहिए। पढ़ना चाहिए। ज़रूर वो एक बेटर व्यक्ति के रूप में ट्रांसफ़ॉर्म होगा। हाँ, मेरा ये क्वेश्चन है, कौन सी ऐसी सीख है, कौन सा ऐसा लेसन है जो आपको किताबों से नहीं मिलेगा, जो आपको फेलियर से मिलता है? और पहला, सेकंड क्वेश्चन इज, डू यू गाइस रियली बिलीव कि पास्ट एजुकेशन, जो पास्ट हमारी एजुकेशनल जो परफॉर्मेंस होती है, क्या वो हमारा फ्यूचर डिटरमाइन करती हैं? बहुत सारे लोगों को लगता है, क्योंकि कई बार जब असफल होते हैं तो लगता है कि नहीं, हो गया, अब शायद कुछ ना कर पाए, लेकिन आप दोनों एक लाइव एग्जाम्पल्स हैं कि नहीं, बहुत कुछ किया जा सकता है और अपने हिसाब से अपनी लाइफ की डायरेक्शन को चेंज किया जा सकता है। हाँ, देखिए प्राची, इसमें मैं बोलना चाहूँगा कि कहीं न कहीं हमारा जो पास्ट है, हम्म, वो अफ़ेक्ट तो करता है। हम्म, बट क्या होता है, जैसे हम बेटर अगर कुछ पास्ट में किए हों, हम्म, तो वो हमारे लिए आगे आयाम खोल देता है। हम्म, लेकिन अगर पास्ट बुरा हो, तो हमारे आयाम लिमिटेड हो जाते हैं। हम्म, एग्ज़ाम्पल के तौर पे एजुकेशन में अगर आपने कुछ अच्छा अचीव किया, गोल्ड मेडलिस्ट हैं आप कॉलेज हम्म, में, तो हो सकता है आपकी अब जॉब अपॉर्च्युनिटी बढ़ जाए हम्म, आगे। हम्म, अगर लेकिन हमारा मेरा जो पर्सनल वो ओपिनियन है, वो ऐसा है कि मेरे पास चूँकि मेरे काफ़ी कम परसेंटेज रहे, हम्म, तो मेरे पास लिमिटेड अपॉर्च्युनिटी थी, मैं प्राइवेट सेक्टर में नहीं जा सकता था, हम्म, है ना? मैं कोई ऐसा एग्ज़ाम जिसमें जो मार्क्स हैं, जो वो रिक्वायरमेंट है, हम्म, एग्ज़ैक्ट मार्क्स जैसे 50% अबव मार्क्स रिक्वायरमेंट है, तो हम्म, वो मैं नहीं कर पाता। हम्म, तो अब चूँकि ये गवर्नमेंट जॉब मेरे को चाहिए थी, मेरे को लगा कि मैं ये कर सकता हूँ ये, हम्म, क्योंकि इसकी मैंने रिक्वायरमेंट देखी कि 33% प्लस माँगता है आपका कॉलेज में या हम्म, स्कूल में, तो ये मैं कर सकता हूँ। हम्म, और मेरे अंदर शायद पोटेंशियल है कि मैं ये कर लूँ, तो हो सकता है कि ये एक फैक्टर था हम्म, कि जिसने मुझे इधर आने को मोटिवेट किया। और शायद अगर मैं किसी और में एलिजिबल होता तो उधर प्रयास करता मैं। हम्म, तो लोगों के लिए एक ये सीखने वाली बात है कि अपने आप को लिमिट मत कीजिए। हम्म। अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, पोटेंशियल है आपके अंदर, तो आप बिल्कुल कीजिए। ये पोटेंशियल भी डेवलप ही करना पड़ता है अपने अंदर। जी, वो बिल्कुल। बिलीव कैसे आया? हाँ, ये बिलीव देखिए, मैंने पहले बात की ना कि लिमिटेशन, मेरे लिमिटेशंस, यस। लिमिटेशंस इतनी हो गई थी मेरे मेरे लिए हाँ, कि मैं ना प्राइवेट में जा सकता था, ना हम्म, कुछ, और मेरे पास ऑप्शन नहीं थे। हम्म, और जब ऑप्शन नहीं होता इंसान के पास, तो वो कुछ ऐसा ही करना कुछ चाहता ऐसा ही है। करना चाहता है, तो हम्म, यही शायद शायद मेरे लिए वही आपके पूरी जर्नी में मोटिवेशन रहा जी, कि वही मुझे ये ही मोटिवेशन रहा। करना है।
हाँ जी, और दूसरी बात आपने बोली प्राची की सीख क्या मिली, जो बुक्स में नहीं मिलती। जो बुक्स में नहीं मिलती। हुँ। देखिए बुक्स मेरे हिसाब से आइडियलिस्टिक्स होती है हुँ। है ना? उसमें मतलब समाज का अच्छा पहलू दिखाया जाता है, बुरा पहलू भी दिखाया जाता है। हुँ। परंतु जो हम व्यावहारिक पहलू से सीखते हैं, हुँ। वो शायद बुक से जो थ्योरिटिकल नॉलेज है, उससे हम उतना अनुभव करके नहीं सीख हुँ। पाते। तो अनुभव मैंने यह किया है कि अगर आप फेल हो भी रहे हैं या असफलता मिल भी रही है, तो आप प्रयास ना छोड़ें। हुँ। कंटिन्यू रखें, उसको बनाए रखें। हाँ, अपने जो तरीके हैं, अपने जो तौर-तरीके हैं, उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन लाएँ और उसके बाद आगे बढ़ें। और यही मुझे सीख मिली कि नहीं, हार नहीं मानना है कभी, बस आगे बढ़ते जाना है हुँ। और प्रयास करते रहो। और शिक्षा की जो बात बोली भैया ने, हाँ। तो शिक्षा गैदर करते रहो और बेशक आपको रिज़ल्ट अच्छा ही मिलेगा आगे। हुँ। आपके लिए कोई बुक से अलग, अगर आप फेलियर को डिफाइन करना चाहें, जो बुक में मतलब डिफाइन नहीं, जो बुक्स में जो नहीं सिखाया जाता कि फेलियर से कैसे डील करना है, वो। अब देखिए, मुझे लगता है कि फेलियर एक मिथ है। हुँ। फेलियर जैसा कुछ होता ही नहीं। हुँ। आप किसी टारगेट को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, या तो आप उस टारगेट तक पहुँच जाएँगे, या तो उससे थोड़ा पीछे रह जाएँगे। हुँ। अब ये आपकी अप्रोच पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे लेते हैं। हुँ। हाउ डू यू टेक योर फेलियर्स? हुँ। आप अगर ये सोचते हो कि मैं अपने टारगेट से इतनी दूरी पर हूँ और वहां तक पहुंचने के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, हुँ। तब तो आप उस फेलियर को पॉजिटिवली ले रहे हो। हुँ। और अगर आपने उसके लिटरल मीनिंग पे जाके उसको फेलियर समझ फेलियर लिया, ही, हाँ। तो फिर आपके सामने एक ऐसा फेज आएगा जिसमें आप पहले तो आप दुखी होगे, हुँ। उसके बाद आप डिप्रेशन तक भी जा सकते हो। हुँ। लेकिन मैं कभी किसी गांव में काम करने वाले लेबर को डिप्रेशन में जाते नहीं हुँ। देखता। हुँ। क्यों नहीं जाता वो क्यों डिप्रेशन नहीं पे? जाता? क्योंकि उसके पास टाइम ही नहीं है। हाँ। वो एक बार कभी अपने मालिक से कभी बुरे शब्द सुन लेता है, गाली खा लेता है, या उसके घर में कोई तकलीफ है, तो भी अगले दिन उसको तो गड्ढा काम खोदना ही है, करना ही काम है, करना ही है, हाँ। तभी उसको अगले दिन खाना खाना मिलेगा। मिलेगा। तो यही एक एस्पायरेंट का अप्रोच होना चाहिए। कंसिस्टेंसी। यस, जैसे ही कोई परीक्षा हुई, आपका परिणाम आया, असफल हो, हुँ। आपके पास चॉइस ही नहीं है। हुँ। जैसा कि विवेक ने कहा, हाँ। ऑप्शंस बंद कर ऑप्शंस दो बंद अपने। हो, हाँ। जब हमने कंसिस्टेंसी की बात की, सो पूरी जर्नी में कंसिस्टेंसी को आपने मेंटेन कैसे किया? कोई ऐसा इजी टिप है जो स्टूडेंट इजीली फॉलो कर सके? इजी टिप की तो बात से पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैंने कंसिस्टेंसी कैसे फ़ॉलो की। इसमें एक सिंपल सा रूल है कि अगर आप किसी चीज़ की शुरुआत कर रहे हैं, है ना? तो आप ना हमेशा लास्ट पे फ़ोकस कीजिए, क्योंकि आपको मिलने वाला जो है इसके बाद जो रिज़ल्ट, वो शायद आपकी सारी जर्नी को भुला देगा। लास्ट में फोकस मतलब? जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप चाहते हैं कि आप घर बना रहे हैं, ठीक है। तो और वो आप पूरा घर का स्ट्रक्चर है, उसको ध्यान में रख के बनाते हैं। हम्म। आप उसमें अगर जाएँगे तो देखेंगे कई सारी चीज़ें होती हैं। हम्म। मटेरियल है, वहाँ पे ब्रिक्स है, वहाँ पे फाउंडेशन है, तो फाउंडेशन है। कई सारी चीज़ें हैं, वो मेहनत का काम है। बट एक बार जब घर अब बन जाता है, तो उसमें आप जब जाते हैं, उसमें जब आप आराम करते हैं, जो वो सुकून है अपने घर होने का, हम्म। तो वो एक रिज़ल्ट की बात है। हाँ। तो यहाँ पे एक एस्पिरेंट को मैं बताना चाहूँगा कि जैसे मैंने जब स्टार्ट किया था, तो मुझे इसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं था। मैंने बस ये सोचा कि मैं देखता हूँ कि इनके कार्य क्या होते हैं, इनको किस प्रकार के बेनिफिट मिलते हैं, इनको किस प्रकार की अलाउंस या सुविधाएं मिलती हाँ। है। तो ये तो मुझे मुझे देख के ये इसने मुझे स्वतः अट्रैक्ट किया कि अच्छा, अगर मैं कर लेता हूँ तो मुझे भी ये सब चीजें मिलेंगी। हाँ। उसके बीच का मैंने कुछ सोचा नहीं उतना, कि मैंने बस ये सोचा कि मैं स्टार्ट करता हूँ, अब देखा जाएगा या होता है या नहीं होता है। या नहीं होता है। तो मैं एस्पिरेंट से बोलना चाहूंगा कि अगर आप मोटिवेशन और कंसिस्टेंसी की बात बोलें अगर, तो कंसिस्टेंसी इसी से आएगी आपके अंदर कि आप सोचे कि आपको मिलने क्या वाला है इस पूरे हाँ। जर्नी के बाद। तो आप स्वतः आपको लगेगा कि हाँ, ये वर्थ इट वर्थ है इट है। कि नहीं है, यही बात है। और विप्लव, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपकी भी एक बहुत लंबी जर्नी रही है ना? सो उस लंबी जर्नी में मोटिवेशन काम करता है या डिसिप्लिन? देखिए, मोटिवेशन वॉलेटाइल है। हम्म। मोटिवेशन जरूरी है, हम्म। लेकिन वो बीच बीच में जरूरी है ना? हाँ। वो आप रोज मोटिवेशन लेके, रोज मोटिवेट होके आप कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। हाँ। और मोटिवेशन वैसे भी बोलते हैं कि 2-3 दिन बेटर करता है, जी। बट
क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा इसमें स्टैंड ये है कि मोटिवेशन बहुत जरूरी, पहले तो एकदम क्लियर, लेकिन उसका भी एक मात्रा, निश्चित मात्रा। आप रोज अगर मोटिवेटिंग रील्स देख देख के अपना दिन खत्म कर रहे हैं, हाँ, तो फिर वो आपको फायदा नहीं पहुंचाने वाली। हाँ, अब ये होती है कि आपने किसी चीज को सीख के कैसे इम्प्लीमेंट किया, यहाँ पे बात आती है हार्डवर्क की, हार्ड वर्क की। डिसिप्लिन की। अब आप जैसे ही मोटिवेशन आपके अंदर आया, आप वास्तव में अगर मोटिवेटेड हैं, तो आप चुप नहीं बैठ सकते। नहीं तो फिर आप केवल मनोरंजन के लिए, टाइम पास करने के लिए मोटिवेट हो रहे हैं। खुद को सेल्फ सेटिस्फाइड कर रहे हैं बस। यस, और खुद सेल्फ की, सेटिस्फेक्शन है। हाँ, सेल्फ सेटिस्फेक्शन और प्लस नो गिल्ट। यस, लेकिन अगर वाकई में आप किसी को देख के मोटिवेट हो गए, जैसे मैं अपने, मेरे गांव में थे भैया, उनको देखता था, मेरे साथ, मेरे जो साथ में तैयारी किए, मेरे रोहित शुक्ला, बहुत मेरे को मोटिवेट करते थे, बहुत इंस्पायर करते थे। तो जब मुझे वाकई में लगा कि नहीं ये चीज अच्छी है, मोटिवेटिंग है, तो फिर मुझे उसका पीछा करना पड़ेगा। और डिसिप्लिन आते आते आता है। मैं डिसिप्लिन नहीं रखने के लिए फेमस हूँ, अच्छा, है ना। और गलत सवाल किया मैंने। हाँ, मैं मतलब लोग मेरे को जिस नाम से जानते हैं कि ये डिसिप्लिन्ड नहीं है, लेकिन अगर वाकई में कोई चीज आपको टच करती है, तो आप उसके पीछे धुन लगा के बैठ जाइए बस। आप उसको खोजिए, उसमें प्रयास कीजिए, उसमें एफर्ट लगाइए, और जैसे ही आप उसमें डूबते जाएंगे, करते करते, हार्ड वर्क जैसी कोई चीज नहीं होती। जैसे मैंने कहा, एक मजदूर जब सुबह से लेकर शाम तक गड्ढा खोदता है, तो आपको लग रहा है कि वो हार्ड वर्क कर रहा है, लेकिन वो जिस दिन नहीं गड्ढा खोदेगा, उस दिन उसका शरीर दर्द करेगा। क्यों? क्योंकि वो उसकी हैबिट हो हैबिट चुकी हो है। चुकी है। हार्डवर्क कुछ नहीं होता, आपको बस अपनी हैबिट में डाल लेना है उस चीज को। जैसे ही मोटिवेशन आपके हैबिट में आ गया, जैसे ही वो काम आपके हैबिट में आ गया, अपने आप आपका डिसिप्लिन मेंटेन हो जाएगा, आपको उठने का मन ही नहीं करेगा। तो मेरा यही फंडा है। हाँ, बहुत शानदार। और जब अब हम जैसे हार्डवर्क की बात कर रहे हैं, सो ये जो सीजीपीएससी का एग्जाम है, ये यहाँ पर हार्डवर्क बच्चों के लिए जरूरी रहती है या कोई स्ट्रेटजी से काम करे? स्ट्रेटजी कितनी इंपॉर्टेंट है सीजीपीएससी क्रैक करने के लिए? अगर हम प्रीलिम्स की बात की जाए, पहले सबसे पहला स्टेज है आपका प्रीलिम्स, सो हम प्रीलिम्स के लिए स्ट्रेटजी देखते हैं, अगर तैयार करते हैं तो क्या कोई स्ट्रेटजी होनी चाहिए? क्या ऐसा कोई पैटर्न है? और अब भी ये भी हो रहा है कि सीजीपीएससी का पैटर्न जो है वो बहुत चेंज होता जा रहा है, तो क्या सिलेबस को कवर करना इंपॉर्टेंट है या सीजीपीएससी के सिलेबस को उसके पैटर्न को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? सिलेबस से ज्यादा पैटर्न को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए प्राची, हम अगर पूरे सीजीपीएससी के सिलेबस की बात करें, हाँ, तो ये काफी वास्ट है। अगर आपने देखा होगा तो लगभग 22 सब्जेक्ट हैं इसमें, और सारे सब्जेक्ट। और अगर हम इसके बुक्स की जो विड्थ है उसको देखें, तो कई हजारों पेजेस में है, और उतना सारा याद करना किसी भी एस्पिरेंट के लिए पॉसिबल नहीं है। हमारे माइंड की लिमिटेशंस होती हैं कुछ। तो इसमें स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और स्ट्रेटजी इन द सेंस, किस प्रकार से पैटर्न है, कितने डेप्थ में पूछ रहा है, कौन से आयाम में ज्यादा पूछ रहा है ना। पीवाईक्यू उसमें कितना इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, उसमें रोल प्ले करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, पीवाईक्यू है वो ब्लूप्रिंट का काम करते हैं। तो वही चीज है कि यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी स्ट्रेटजी। हार्ड वर्क तो सारे लोग कर सकते हैं। इवन अगर आप देखेंगे तो बिलासपुर में या रायपुर में या राजनांदगांव में लगभग 10,000 लोग बैठ के यहाँ पे पढ़ रहे होंगे, लेकिन सिलेक्शन तो 200 या 300 का ही होगा मात्र। तो जरूरी नहीं कि हर हार्ड वर्क करने वाले का सिलेक्शन हो। इसमें हार्ड वर्क के साथ स्ट्रेटजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, प्रीलिम्स के लिए अभी फिलहाल इसमें अभी जैसे पैटर्न चेंज होते जा रहे हैं, तो अभी ऑथेंटिक बुक से ज्यादा पूछ रहे हैं। तो कई लोग क्या है, अभी तक कन्वेंशनल पढ़ाई कर रहे हैं कि जो पुराने पद्धति में जो रटना होता था, आज एक बुक उठाए उसको रटे, उसके बाद प्रीलिम्स जाके देख लिए, तो नहीं। अभी थोड़ी सी क्रिटिकल जो थिंकिंग होती है वो यहाँ पे रिक्वायरमेंट हो रही है उसकी। तो इस प्रकार से तो चेंज हुआ है, तो लोगों को वैसे टाइप से पढ़ाई करनी पड़ेगी अभी। लेकिन क्या लिमिटेड बुक सोर्स रखने चाहिए, लिमिटेड बुक सोर्स होने चाहिए, या जैसे आप बोल रहे हैं कि बुक्स वगैरह, जैसे किसी ने एक बुक से वो जो ट्रेडिशनल है वो ट्रेडिशनल नॉलेज उन्होंने लिया, लेकिन प्रीलिम्स बहुत ही स्पेसिफिक हो गया, बहुत ही डेप्थ में जाके पूछ रहे हैं कुछ। इसके पहले भी एक दो क्वेश्चंस ऐसे थे जो बुक्स में नहीं थे, मतलब शायद किसी और बुक में रहे होंगे। उस पे क्या है कि कितने रिसोर्सेस होने चाहिए, रिसोर्सेस पे भी बात किया जाना चाहिए। अगर हम रिसोर्सेस लिमिटेड कर रहे हैं
उसके हिसाब से हम स्ट्रेटजी बना सकते हैं। तो रिसोर्सेज के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने पिछले 3 वर्षों में अगर मैं अपनी देखी हुई बात हाँ। बताऊं तो उसमें ऐसी है कि रिसोर्स तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम कोचिंग मटेरियल्स ही पढ़ते हैं सीजी के लिए। बट अब जैसा पैटर्न पैटर्न चेंज हुआ है तो हम देख रहे हैं कि ऑथेंटिक बुक्स है, जैसे राम कुमार बिहार है हिस्ट्री का, या एलन वर्मा है ज्योग्राफी का। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, जो समग्र अध्ययन का बुक है उससे पूछ रहा है, जो ग्रंथ अकेडमी की बुक्स है जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट खुद पब्लिश करवाती है, तो वहां से पूछ रहे हैं। तो अब लोग क्या है, शॉर्टकट के पीछे भागते हैं और वो कोचिंग मटेरियल पकड़ के उससे पढ़ते हैं, और प्री हो गया तो अच्छी बात है, और नहीं हुआ तो फिर वो विशियस सर्कल में फंस जाते हैं। तो अभी का जिस हिसाब से पैटर्न देखा जाए तो ऑथेंटिक बुक्स तो मस्ट हो गया है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। लोगों का हो सकता है अलग हो। और दूसरी बात रही, अभी बहुत ही डीप में फैक्ट पूछे जा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि डीप फैक्ट पूछे पीएससी या ना पूछे, वो कट ऑफ डिसाइड तो वही इजी क्वेश्चन ही करते हैं आज इजी भी, क्वेश्चन ही करते हैं। है ना। जो पीवाईक्यू है आपके, जो नॉर्मल बुक्स में दिए हुए हैं, जो फैक्ट एकदम डीप फैक्ट जो होते हैं वो कभी भी कट ऑफ का कारण नहीं बनते। तो लोग अगर नॉर्मल भी पढ़ के अपनी जो कंसिस्टेंसी से अपनी पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लें और प्रैक्टिस कर लें थोड़ी बहुत, तो वो कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं विदाउट एनी सिंगल ऑथेंटिक बुक। ओके। जी। विप्लव जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप प्रीलिम्स की जैसे इन्होंने बात की, तो मेंस के लिए क्या इंटीग्रेटेड सोर्स, मतलब इंटीग्रेटेड पढ़ाई करनी चाहिए? क्योंकि यूपीएससी थोड़ा अलग हो जाता है। यूपीएससी में पूरा इंटीग्रेटेड है, इंटरलिंकिंग रहता है। सो सीजीपीएससी के लिए क्या है? क्या सीजीपीएससी स्टूडेंट जो तैयारी में उतर रहा है, क्या उसको प्रीलिम्स स्पेसिफिक, मेंस स्पेसिफिक पढ़ना चाहिए, या उसको इंटीग्रेटेड रखना चाहिए चीजों को? देखिए, पहला तो चरण प्रीलिम्स है। हम्म। इसलिए मेरा सुझाव जो है नए एस्पायरेंट्स के लिए यही रहेगा कि आप जब इस जर्नी को स्टार्ट करो तो आप प्रीलिम्स की तैयारी पहले करो। प्रीलिम्स की तैयारी पहले पहले करो प्रीलिम्स की तैयारी। और पहले प्रीलिम्स की तैयारी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रीलिम्स में आपको ज्यादा फैक्ट चाहिए। मेंस मेंस के एग्जाम में आपको क्या कैंची चलाना है, अधिक को कम करना है, स्पेसिफिक लिखना है, 60 शब्द में, 100 शब्द में, 30 शब्द से शुरू होकर के 150 शब्द तक के प्रश्न रहते हैं। मतलब काफी छोटे प्रश्न है, एक पेज या एक पेज और आधा 1.5 पेज में आपका प्रश्न खत्म हो जाएगा, बड़ा से बड़ा प्रश्न। तो आपको वहां तो लिमिट करना है नॉलेज को मेंस में, लेकिन प्रीलिम्स में आपको बहुत सारे फैक्ट चाहिए, बहुत सारे फैक्ट चाहिए। तो इसलिए तैयारी की शुरुआत प्रीलिम्स से करें, लेकिन केवल रटना, केवल मगअप करना, इससे हमको बचना चाहिए। बचना चाहिए। तो ये तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि जैसा कि विवेक ने बताया, एक स्टैंडर्ड बुक, अगर आप अभी प्रीलिम्स जो दे रहे हैं बच्चे वो इससे डरे ना, क्योंकि आप जैसी तैयारी कर चुके हो अपनी तैयारी पे बिलीव करो बिलीव कीजिए। और उस बिलीव के साथ प्रीलिम्स पे जाओ तो आप सफल होगे। लेकिन जो शुरू करना चाहता है उसके लिए एक स्टैंडर्ड बुक अगर वो रखता है या वो किसी कोचिंग में जाता है तो कोचिंग में जो उसके टीचर पढ़ा रहे हैं उसको वो 100% समझने का प्रयास करे। अगर समझ के उसने उस चीज को याद कर लिया तो उसकी आधी मेंस की तैयारी वैसी हो गई, 70% मेंस का सिलेबस कवर हो गया। लेकिन पहले दिन से मेंस की क्लास ज्वाइन करना बुद्धिमानी नहीं है। और आपका तो ऐसा सफर भी रहा है कि प्रीलिम्स, मेंस, फिर इंटरव्यू, उस टाइम पे आपने स्ट्रेस पे कैसे काम किया? क्या स्ट्रेस मैनेज हुआ उस टाइम पे? कभी रहा? कैसे मैनेज किया ये सब? नहीं, स्ट्रेस तो होता है निश्चित रूप से। जब हम तैयारी करते हैं तो बहुत सारा प्रेशर रहता है हमारे ऊपर। एक तो सबसे बड़ा खुद का प्रेशर होता है, एज प्रेशर। जैसा कि आज भी मैं बिलासपुर में देखता हूँ वैकेंसी वगैरह जब नहीं आती है कुछ समय से, तो बच्चे बहुत स्ट्रेस में रहते हैं क्योंकि एज बढ़ जाती है। एक फैमिली प्रेशर होता है, वही 4 लोग जो आपको टारगेट करते हैं वो पूछते हैं कि भाई क्या हुआ, तो प्रेशर तो रहता है, वही प्रेशर आपका स्ट्रेस क्रिएट करता है। लेकिन स्ट्रेस को अगर आप पॉजिटिवली मैनेज करें तो आपके हित में काम करता है। मैं छोटा सा एक उदाहरण बताता हूँ। एक बार मैं एक शादी में गया था विवेक। शादी में हम लोग बहुत सारे दोस्त लोग थे। एक भैया थे, अब नाम नहीं बताऊंगा यहाँ पे, पब्लिक प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़े अधिकारी हो चुके थे उस समय भी। तो वो मेरे से पूछे कि तू क्या कर रहे हैं? तो मैं बताया भैया पीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। तो भैया का रिमार्क था कि यार कोई भी पीएससी की तैयारी करने लग जाता है यार। अब मुझे उस दिन तो बड़ा तनाव हुआ। मैं बोला यार मैं किसी लायक नहीं हूँ क्या? लोग मुझे देखो इतने, मतलब मेरे रिस्पेक्टेड हैं और मेरे बारे में ऐसा व्यू रखते हैं। लेकिन मैं अगले दिन से उसको चीज को पॉजिटिवली लिया। मैं सोचा नहीं, ये मेरे लिए एक चैलेंज है। खुद को चैलेंज किया।
तो ये चीज़ बहुत बेनिफिशियली काम करती है। स्ट्रेस एक नेचुरल हार्मोनल रिलीज़ है, वो आएगा ही, लेकिन उसको अपने फ़ेवर में आपको बदलना आना चाहिए। जैसा आपने अभी फैमिली प्रेशर और हमने सोशल प्रेशर की बात की, लड़कियों के भी अपने चैलेंजेस रहते हैं। मतलब सबसे पहला चैलेंज तो हमको घर से ही निकलना होता है कि हम घर से कैसे निकले, कैसे अपने सपने बताएं, और हमारे लिए सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हम खुद को प्रूव करें, उसके बाद हम हमें सपोर्ट मिलता है। ठीक है, ये पहली बात। दूसरी बात मैं ये पूछना चाहूंगी, बॉयज के लिए तो मस्ट होता है, कुछ चीजें मस्ट होती हैं कि आपको ये करना ही है। तो वो जो फैमिली प्रेशर और जो सोशल प्रेशर की हम बात कर रहे थे, वो आप लोगों के साथ कैसा रहा? मतलब कितना प्रेशर रहा और आप लोगों ने कैसे टैकल किया? आप बताइए। मेरे घर में मतलब फैमिली प्रेशर की बात अगर मैं बताऊं तो केवल मदर है मेरी, और उनको देख के हमेशा मेरे को लगता था कि मेरे को भी करना है, क्योंकि वो गवर्नमेंट जॉब में है और एक अभी उनका रिटायरमेंट एज हो गया। तो मुझे लगता था कि इसके बाद क्या, अगर मैं कुछ नहीं करूंगा मुझे ही संभालना है। तो एक प्रेशर तो रहता है लड़कों के अंदर, अगर घर वाले बोले ना बोले वो बात की बात है, पर एक रहता है कि आगे अगर आपको फैमिली चलानी है, आपको अपना घर संभालना है, तो लड़कों के ऊपर खासकर इंडियन सोसाइटी में जिम्मेदारी अधिक बहुत ज्यादा होती है। रहती है, हाँ। तो मतलब हमेशा मेरे को मेरे फैमिली वालों ने इनकरेज किया है कि तू कर सकता है, कोई बात नहीं, जो भी हो गया पास्ट में वो भूल जाओ। तो इस प्रकार की अगर आपकी फैमिली सिचुएशन है कि आपको फैमिली वाले सपोर्ट कर रहे हैं, तब तो आपके लिए शायद इट इज टू इजी। बट इसका दूसरा पहलू भी है कि एक बार अगर घर से सपोर्ट बना रहता है हमेशा के लिए, तो कुछ लोग इसको नेगेटिव भी उपयोग करते हैं, यूज करते हैं। यूज करते हैं। जैसे हमने देखा है कि कोचिंग करने आते हैं बट कुछ और चीजों में लगे रहते हैं लोग। तो और तो इस प्रकार की चीजें हैं, बट वो आपको सेल्फ अगर मोटिवेशन अंदर से आ रहा है आपको कि आपको घर वालों के लिए कुछ करना है, आपका माइंडसेट ऐसा है कि आपको आगे बढ़ने की चाहत है, तो बिल्कुल ये आपके लिए पॉजिटिव हो सकता है। तो चाहे सपोर्ट हो या ना हो, तो दोनों चीजों में यही थ्योरी वर्क करती है कि आप आपका माइंडसेट कैसा है, आपका मोटिवेशन कैसा है। और आपका एटीट्यूड उस प्रेशर की तरफ कैसा है? जी बिल्कुल, इसमें वही मतलब आप जिस चीज को टारगेट कर रहे हैं, अगर उसको पाने के लिए आप कुछ सेक्रीफाइस कर ले रहे हैं, हाँ। है ना, तो उसमें आपको ये नहीं दिखेगा कि कोई फैमिली है या फ्रेंड है या कुछ भी है, रिलेशनशिप है, वो आपको क्रिटिसाइज कर रहा है ना। बस आप उसकी तरफ लगे रहेंगे, उसमें आपको चाहे कितनी भी बाधाएं आए, लेकिन आप सेल्फ मोटिवेशन के थ्रू ही आप उसको अचीव कर सकते हैं। और तो ये विप्लव, आपका क्या है फैमिली प्रेशर या सोशल प्रेशर को लेकर के, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए प्राची, फैमिली प्रेशर और सोशल प्रेशर दोनों बहुत स्वाभाविक है, आना भी चाहिए। आप सोचिए, अगर जैसा कि विवेक ने कहा कि हम लोग बिलासपुर में रहते थे, जब कोचिंग करते थे तो हम केवल पढ़ने वालों को नहीं, नहीं नहीं पढ़ने पढ़ने वालों को भी वालों। देखते थे। तो प्रेशर तो ज़रूरी है, और किसी कारण से ही समाज में वो है, क्योंकि समाज भी चाहता है, परिवार भी चाहता है कि अब उम्र हो गई है, अब अपनी ज़िम्मेदारियाँ अगली पीढ़ी को ट्रांसफ़र की जाएँ। लेकिन कभी-कभी क्या होता है, प्रेशर को हम बहुत ज़्यादा अपने ऊपर ले लेते ले हैं, लेते हैं। और प्रेशर बहुत ज़्यादा लेने से क्या होता है कि आपका परफॉर्मेंस हैम्पर होगा, आप नर्वसनेस में जाओगे। आपको प्रेशर को वैसे हैंडल करने की कोशिश करना है कि जैसे कि आप सोचो, गीता में लिखा है कि भाई कर्मण्येवाधिकारस्ते वादिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कदाचन। हम केवल कर्म कर सकते हैं, फल की चिंता नहीं कर सकते। तो आपको उस प्रेशर को भी पॉजिटिवली लेते हुए एकोमोडेट करना है कि भाई ठीक है, वो भी मेरे लिए एक प्लस पॉइंट है, वो भी मेरे तरकश में एक तीर बनेगा, लेकिन मैं जितनी दूर धनुष चला सकता हूँ उतनी ही तो दूर चलाऊंगा ना। चलाऊंगा ही। अगर मैं प्रयास करूं तो मेरा धनुष टूट जाएगा। उसी प्रकार ज्यादा प्रेशर लेंगे तो हम अपना परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे, या हो सकता है कि हम इतने निराश हो जाएं कि हम डर के मारे छोड़ दें। हाँ। जैसे आपने एक बात कही, गिव अप, गिव अप। तो ये सिचुएशन वही आती है जब हम प्रेशर को उस लेवल तक ले जाते हैं कि हमारा दिमाग हमको रिलैक्स करने में लग जाता है। बॉडी के मैकेनिज्म में दिमाग मास्टर माइंड है, मास्टर है दिमाग, ये आपको कभी भी परेशान नहीं होने देगा। जैसे ही इसको लगेगा कि ये व्यक्ति इस प्रेशर को हैंडल नहीं कर सकता, वो तुरंत गिव अप का हार्मोन्स छोड़ेगा, और आपको ये तर्क मिलेंगे कि यार गिव अप करने से ये फायदा, गिव अप करने से वो फायदा, सारी चीजें, सारे एक्सक्यूज दिख जाएंगे। लेकिन अगर आपने उस चीज को वहां पर रोक दिया कि नहीं ठीक है, मैं प्रेशर है मेरे ऊपर, समाज का भी है, परिवार का भी है, जिम्मेदारी भी है,
और परिवार से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है हमेशा। हमेशा परिवार के प्रति हमारी सोच सकारात्मक होनी चाहिए, उससे हमको एक मजबूती मिलती है। हुँ, तो जब इस तरीके से हम प्रेशर को हैंडल करते हैं, तो हम अपना 100% देते हैं, अपना कर्म पूरी निष्ठा के साथ करते हैं, पूरी निष्ठा के तो वो साथ। डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट में कन्वर्ट होगा। हो सकता है कि उसमें कुछ समय ज़्यादा लग जाए। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट कि प्रीलिम्स के पहले जो बहुत सारे बच्चे हैं उनकी नींद उड़ी रहती है, बहुत एंजाइटी होती है कि नेक्स्ट डे कैसा होगा। अभी आपने बिल्कुल कहा कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। प्रीलिम्स के पहले वो कैसे हैंडल किया जाए, कैसे वो जो गीता का जो भाव है या जो भगवान कृष्ण ने कहा है उसको कैसे आत्मसात किया जाए, क्योंकि प्रीलिम्स के पहले बिल्कुल भी ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता कि बच्चे को एंजाइटी ना हो। वो टाइम आप लोग कैसे टैकल करते हैं प्रीलिम्स के पहले वाला एक रात? देखिए, मैं तो एक लंबी जर्नी में रहा हूँ और 7 बार मेरा प्रीलिम्स निकला है। हाँ। एक बार मेरा मतलब विवेक 2023 वाले में पहला ही रैंक आया था, सबसे हाईएस्ट नंबर थे हाँ। हाँ। प्रीलिम्स में पूरे राज्य में, और 2024 में जो था वो मैं फेल हो गया प्रीलिम्स। अच्छा। तो हाँ। ये देखिए एक अप्स एंड डाउन से भरी जर्नी है, और जर्नी है, हर हाँ। जर्नी अप्स एंड डाउन से भरी रहती है। रहती है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ अपने प्रीलिम्स का मजेदार किस्से बताता हूँ। पहली बार जब विवेक मैं प्रीलिम्स देने गया, तो मैं सी सेट का पेपर जब मेरे सामने आया, तो मैं 52वें नंबर का प्रश्न, आज प्रश्न भी याद है मुझे, हाँ। 52वें नंबर का प्रश्न लगाते समय मैं इतना डर गया कि मैं 53वें से शुरू किया, और 53 से फिर मेरा पूरा सीक्वेंस सोचो गोला लगाने में। पूरा गया। आप लोग प्रीलिम्स दिए हो तो याद होगा आपको, गोला लगाना रहता है, और पूरा गड़बड़ हो गया। हाँ। तो उस समय मेरे को समझ में आया कि भाई 2 प्रश्न कम बने, लेकिन प्रेशर में ना नहीं बने। आना है। हाँ। लेकिन जब भी मैं आज भी प्रीलिम्स देने जाता हूँ, हाँ, तो मैं कई क्या बार वो जांजगीर चांपा में गया, कई बार हाँ। बलौदा बाजार में गया, आप देखो एकदम सीरियस, बिल्कुल कंघी उंगी करके, फॉर्मल पहन के, 2-3 पेन लटका के, कम से कम 200-300-400 लोग दिखते हैं जो आपसे ज्यादा योग्य लगेंगे आपको। हाँ। आपको लगता है ये लोग पास होंगे कि मैं पास होऊंगा? हाँ। और जिस बार मेरा नंबर 163 आया था, उस बार भी मुझे यही लगा, यार मेरे सेंटर में ही मेरे से 300-400 लोग ज्यादा पढ़ने वाले दिख रहे हैं। हाँ। तो ये नेचुरल है, हम्म। प्रेशर तो आता ही आता है, इसलिए हम लोग इसको प्यार से कत्ल की रात बोलते हैं। प्रीलिम्स के एक रात पहले नींद नहीं कत्ल की आती, रात। ओके। ठीक है, हाँ। नींद नहीं आती है, स्ट्रेस लगता है सब, लेकिन हाँ। उसको मैनेज करना है। हम्म। आपका 50% प्रिपरेशन है, और हम्म। 50% आपका माइंडसेट। माइंडसेट है जो आप एग्जाम में लगा रहे हो, यस। मतलब परफॉर्मेंस जिसको हम लोग हाँ। बोलते हैं। तो आपको केवल रटना नहीं है, हम्म। ज्ञान नहीं लेना है। अभी से आपको क्या करना है, एमसीक्यू बनाते हुए, हम्म। टेस्ट सीरीज देते हुए, उस टेम्परामेंट को फील करते रहना है हाँ। कि अगर मैं एग्जाम में बैठा हूं तो मैं उसको कैसे हैंडल करूंगा, कैसे हैंडल करूँ? क्योंकि 50% ही तैयारी काम आएगी। 50% आपका टेम्परामेंट है, किस हम्म। क्वेश्चन को लेना है, किस क्वेश्चन को पास करना है। 3 ऑप्शन आपको सिमिलर लग रहे हैं, कौन सा ऑप्शन ज्यादा करीब हो सकता है, हाँ। ये करते करते आपको आएगा। तो वो परफॉर्मेंस की बात रहती है, वो प्रैक्टिस जैसे हम क्वेश्चंस बनाते जाएंगे तो वो डेवलप होते जाता है। मुझे भी ऐसा लगता है कि इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। एग्जाम के दिन आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं वो आपके माइंडसेट पर डिपेंड करता है, क्योंकि आप इतना सब कुछ पढ़ चुके रहते हैं, बस वो अप्लाई ही करना है। मैं पर्सनली आपसे ये जानना चाहूंगी, जैसे आपने सेल्फ स्टडी किया और सेल्फ स्टडी के थ्रू रैंक 11 आपने हासिल किया, तो सेल्फ स्टडी कितनी इंपॉर्टेंट रखती है? और विप्लव आप ये भी समझाइए कि कोचिंग सेंटर का, क्योंकि आप कोचिंग वाले हैं, तो कोचिंग सेंटर का कितना रोल रहता है इस जर्नी में? देखिए, पहली तो सेल्फ स्टडी की इम्पोर्टेंस की बात मैं अगर बताना चाहूँगा, तो मैंने जितने भी यूट्यूब वीडियोज़ या कहीं भी मैंने सेमिनार अटेंड किया है, 2-3 सेमिनार मैंने अटेंड किए, हाँ। तो वहाँ पे लोग यही बोलते हैं कि आप कोचिंग करिए, आप पढ़िए, हाँ। पर उसके बाद भी आपको सेल्फ स्टडी की सेल्फ आवश्यकता है। स्टडी। हाँ। क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे उसी क्लासरूम में 300 बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं, हाँ। उसके बाद भी आपको पढ़ना है घर जाके, हाँ। और जिसने कंसिस्टेंटली पढ़ लिया उसके बाद भी, तो उसका हो जाएगा। हाँ। तो मेरे माइंडसेट में यही था कि नहीं, अगर क्या मैं स्किप कर सकता हूँ कोचिंग को, ये वाला माइंडसेट था मेरा। और मैं सेल्फ स्टडी अगर करूँ, अगर कंसिस्टेंटली करूँ, तो क्या मेरे से हो जाएगा। ये मैंने कुछ रिसर्च किए थोड़े बहुत, और खुद ट्राई किया, तो मुझे लगा कि हाँ मैं कर कर सकता हूँ। सकता हूँ। तो ये वाला जो है कि मतलब कोचिंग वर्सेस जो सेल्फ स्टडी, सेल्फ स्टडी। तो मैं बोलूँगा वो लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लोगों के पास मोटिवेशन होता है कि वो सेल्फ स्टडी कर लें, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे जॉब वाले, वो कोचिंग नहीं जा सकते, तो वही मोटिवेशन है उनके लिए कि अगर उनको अपना जॉब अपग्रेड करना है तो सेल्फ स्टडी करें। दूसरे ऐसे हैं जो जिनके फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है,
या तीसरे ऐसे लोग, मतलब काफी सारे ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, चाहे वो गृहिणी हाँ। हो, हाउस वाइफ हो, या कोई केयर टेकर हो अपने घर में, तो ऐसे लोग तो वो कर सकते हैं बिल्कुल। और कोचिंग का भी एक अपना महत्व होता है, क्योंकि कोचिंग हमको डायरेक्शन देता है। वो एक कंपटीशन प्रोवाइड करता है, इतने सारे बच्चे साथ में पढ़ते हैं, आपको देख के लगता है, फील होता है कि आप उनके बीच अपनी जगह बना पाएंगे कि नहीं। तो ये एक वो अलग मोटिवेशन है। तो इस प्रकार से मुझे लगता है कि मैंने इसको अपना दिया समय। बिलासपुर जैसे हब है कोचिंग का, सो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, और आप बेल गहना से हैं, कितना इम्पोर्टेंट है कोचिंग लेना, कोचिंग करना, या कोचिंग सेंटर्स का कितना रोल है? देखिए इसको मैं ऐसे समझता हूँ कि कोचिंग जाना इतना ज़रूरी है कि उसके बिना आप पास ही नहीं हो सकते, ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि कोचिंग वाले केवल पैसा कमाने के लिए कोचिंग चला रहे हैं और कुछ नहीं देते बच्चों को। कोचिंग संस्थान जो है वो आपको कुछ चीज़ें प्रोवाइड करता है। जैसे कि आप जब पीएससी की तैयारी शुरू करते हैं, तो बहुत सारे विषय आपके लिए नए होते हैं। मोस्ट ऑफ अस हिस्ट्री से ग्रेजुएशन नहीं करते। मोस्ट ऑफ अस कॉन्स्टिट्यूशन और ज्योग्राफी ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ते। हम लोग सभी इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग, बीएससी हाँ। या और कोई चीज़ें कॉमर्स वगैरह लेते हैं, बीकॉम करते हैं। तो वो चीज़ें हमारे लिए नई होती हैं। तो इवन छत्तीसगढ़ का विषय बिल्कुल यहीं रहते हुए भी हम इसकी ज्योग्राफी, इसकी हिस्ट्री को नहीं जानते। नहीं जानते। अगर कोई पीएससी की तैयारी नहीं करता, उससे पूछूं मैं रत्नदेव प्रथम कौन है, हाँ। तो वो वाले मोड में आ जाएगा। तो उस तरीके से अगर आप किसी अच्छे कोचिंग में चले जाते हैं, जहां आपको एक मोटिवेटिंग टीचर मिलता है जो खुद बहुत हार्ड वर्क कर रहा है, 3 घंटा 4 घंटा क्लास लेता है, स्टडी मटेरियल तैयार करके लाता है, फिर आपको बहुत ही मनोरंजक तरीके से उस विषय को समझाता है। देखिए मेरे लिए क्या है, मुझे लगता है कि हर चीज म्यूजिक की तरह होनी चाहिए, क्योंकि मुझे म्यूजिक बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि उसमें भी शब्द है लेकिन एक फ्लो में है, बहाव है। बहाव है। एक ऐसा टीचर मिलता है जो आपको किसी चीज को, जैसे इतिहास है, बड़ा जटिल विषय लगता है लोगों को, लेकिन अगर कोई ऐसा शिक्षक मिल जाए जो इतिहास को एक कहानी के रूप में आपके दिमाग में बैठा दे, तो वो एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। गिफ्ट है, यस। एक तो आपकी तैयारी के दौरान इतिहास आपका पसंदीदा विषय बन जाएगा। दूसरा ये होगा कि आपका समय बचा, टाइम सेव हुआ। उसी प्रकार आपको एक इकोसिस्टम मिलता है, कंपटीशन आपको समझ में आता है। जब आप कोचिंग जाते हो तो कोचिंग से निकल के चाय की दुकान में भी लोग पढ़ाई की डिस्कशन करते रहते हैं। तो सभी बच्चे ब्रिलियंट नहीं होते, सभी बच्चे सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होते। तो वैसे बच्चों के लिए कोचिंग लेना अच्छी बात है, और बहुत महंगा भी नहीं है। आज आप आईआईटी वगैरह की तैयारी करते हो तो आप 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए साल की फीस देते हो। तो अगर आप 10-20-25 हजार रुपए साल में पीएससी में शुरुआत में खर्च कर दिए, और उससे आपका समय बचता है, क्योंकि आप ग्रेजुएशन के बाद पीएससी करने आते हो। लेकिन कोचिंग को भी एवर लास्टिंग नहीं बनाना है। कुछ लोग क्या है, 1 साल किए, फिर दूसरे साल वो सर से तो भक्त हो गए वो, मतलब सर की वाणी सुनने के लिए बिल्कुल कृष्ण की बंसी की तरह है, और आधा बन के क्लास में बैठेंगे। तो वो नहीं होना चाहिए। आप सर्टेन टाइम है आपके पास, आप 1 साल कोचिंग ले लिए, फिर आपको पूरा पढ़ने के बाद, सेल्फ स्टडी करने के बाद, आपको कुछ विषय ऐसे लगे जो डाउट वाले हैं, तो उसके लिए आपके पास यूट्यूब में बहुत सारा मटेरियल है। आपको सेलेक्ट करना है कि आपको क्या देखना है स्पेसिफिक। और कोचिंग जो नहीं कर रहा है उसके लिए भी ग्रुप बहुत महत्वपूर्ण है। आपका एक अच्छा ग्रुप होना चाहिए। मैं आपसे वही पूछने वाली थी कि एटमॉस्फेयर भी कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे सपोज हर बच्चे बिलासपुर नहीं जा सकते, कुछ बच्चे हो सकता है कोई राजनांदगांव से ही तैयारी कर रहा हो, कोचिंग यहाँ भी है, कोचिंग रायपुर में भी है, कोचिंग आपको हर जगह मिल जाएगी। लेकिन कुछ बच्चे हैं जो बिल्कुल रूरल हैं, सपोज वो कोचिंग नहीं जा सकते, तो उनके लिए एटमॉस्फेयर उनको कैसे बनाना चाहिए? जैसे बिलासपुर में हर जगह हम जहाँ भी जाएंगे पढ़ाई की बातें होती रहती हैं, वो कैसे उस चीज को अपने उसमें मतलब वो कैसे करें, वो कैसे तैयारी करें, वो कैसे अपना एटमॉस्फेयर बनाए ऐसा जो उनको हेल्प करे, बिना बिलासपुर और बिना ऐसी जगह जाए? इस प्रश्न का जवाब मुझे लगता है विवेक ज्यादा बेहतर तरीके से देंगे। मैंने शुरुआत में एक टेलीग्राम का उपयोग किया है, काफी ज्यादा उपयोग किया मैंने टेलीग्राम का। यूट्यूब का मैंने काफी अच्छा उपयोग किया है, और सोशल मीडिया मैंने टोटल बैकआउट कर दिया। तो मुझे लगता है कि अगर इंटरनेट का उपयोग अगर एक व्यक्ति करे, और अब तो चैट जीपीटी, एआई, चैटबॉट, सारी चीजें आ गई हैं, तो उसमें हमको काफी अच्छे कंटेंट मिल जाते हैं उसमें। तो अब लोग उसका उपयोग कर रहे हैं।
अब एक गांव में व्यक्ति है, अगर उसके पास इंटरनेट और मोबाइल की सुविधा है, लैपटॉप हो तो भी अच्छा है, हम्म तो इस सब की सुविधा अगर उसको मिल जाए वहाँ पे, हम्म तो वो बिल्कुल कर सकता है। वो अपना पीयर ग्रुप बना सकता है जो डिजिटली एक्सेसिबल होगा उसके लिए पूरी तरीके से। दूसरा, उसको मटेरियल, आजकल सारे मटेरियल ऑनलाइन अवेलेबल हैं, तो उसको ना कहीं किसी दुकान में जाके फिजिकली उसको लेके आने की जरूरत है। इवन आजकल टेस्ट सीरीज चल रहे हैं टेलीग्राम पे। मैं खुद एक ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ और मेरा कंट्रीब्यूशन भी है थोड़ा बहुत उस पे। तो मैं बताऊंगा कि वहाँ पे लगभग 550 लोग जुड़े हुए हैं, हाँ, और वो क्लोज्ड इन्वायरमेंट है जहाँ केवल और केवल पढ़ाई की स्टडी बातें की बात होती है। होती है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो अपार्ट फ्रॉम स्टडी जाके बात कर रहा है, तो एडमिन्स है वहाँ पे जो किक आउट कर देते हैं उनको। तो इस प्रकार की अगर एक क्लोज इन्वायरमेंट में अगर आपको एक्सेस मिल जाता है, तो बिल्कुल एक व्यक्ति जो गांव में बैठा है या किसी ऐसे क्षेत्र में बैठा है जहाँ से उसके लिए काफी मुश्किल हो जाता है हाँ। एक सिटी में आके पढ़ना, तो वो कर सकता है। और अब मैं ये कहना चाहूंगी, निमोरा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, आप जाने वाले हैं, आपकी जर्नी अब शुरू होगी एज ए ऑफिसर ट्रेनी। आप वहां से आ चुके हैं, कैसी है एकेडमी, कैसा था आपका एक्सपीरियंस, कैसा होता है वहाँ, मतलब जब बच्चे जाते हैं, क्या आप नर्वस थे या बिल्कुल? अगर मैं ऐसा पूछना चाहूँ कि एक रूटीन, एक ऑफिसर का रूटीन, एक नॉर्मल एस्पायरेंट से एक ऑफिसर का रूटीन कैसा होता है, क्या क्या है निमोरा? देखिए मैं छत्तीसगढ़ इसमें प्रशासन एकेडमी। जी, तो जो रायपुर के पास निमोरा गाँव है, वहाँ हाँ। छत्तीसगढ़ प्रशासनिक एकेडमी है। वहाँ पे जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। खासकर जो पीएससी से सेलेक्ट होके आते हैं, उनकी ट्रेनिंग होती है वहाँ पे। तो हम लोग को जब पहली ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया, साल 2019 था। तो उस समय नायब तहसीलदार का पोस्ट ज्वाइन किए थे, हाँ। और नायब तहसीलदार के बारे में बोलते हैं कि वो बिल्कुल मतलब पहले दिन से ही लग जाता अच्छा। है ना? तो वो फर्स्ट डे से उसको काम में लगा दिया जाता है, जैसे वो ज्वाइन करता है। उसके लिए कोई पैम्परिंग, कोई लग्ज़री नहीं। तो हमारे साथ भी वही हुआ। पहले दिन जब हम ज्वाइन किए, तो यहाँ ये टेंट लगना है, इलेक्शन होना है, वहाँ सामग्री वितरण के लिए पंडाल। हम तो सोच रहे थे भाई जाएँगे, पहले सब ऑफिस घुमाया जाएगा, फिर थाने ले जाएँगे, फिर यहाँ। तो वैसी कोई फील्ड में ट्रेनिंग नहीं। ट्रेनिंग में आपको खुद से सीखना रहता है फील्ड में। हाँ। तो 3-4 महीना फील्ड में काम करने के बाद हमको कॉल लेटर आया कि अब प्रशासनिक एकेडमी जाना है। तो हमको तो एक बंधन से मुक्ति मिली, छुट्टी मिलेगी, रिलैक्स मिलेगा। जब प्रशासनिक एकेडमी गए, पहले दिन का एक्सपीरियंस ये था कि केवल उस एकेडमी में जाने के लिए व्यक्ति पीएससी की तैयारी कर सकता है। इतना खूबसूरत वातावरण, पेड़-पौधे लगे हुए हैं, साइकिल है, बैडमिंटन है, चेस है, कैरम है, आपको क्या खेलना है स्पोर्ट्स आपको। सेक्शन। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज सारी, बास्केटबॉल खेल सकते हो, वॉलीबॉल खेल सकते हो, म्यूजिक प्ले कर सकते हो, गिटार बजाना है, आपको किसी भी प्रकार का म्यूजिक, जिम करना है, बहुत ही मतलब फैसिनेटिंग है। बहुत फैसिनेटिंग। हाँ, अब काफी अब अपग्रेड हो गया, विवेक जाएंगे तो विवेक मुझे बताएंगे। ललचा रहा है कि मैं एक बार और पीएससी दे के फिर से वहां जाऊं। बिल्कुल। और मैं विवेक को शुभकामना देता हूं हम्म कि अब इनकी जो ट्रेनिंग है बहुत अच्छे से गुजरे, क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान आपके कलीग जो बनते हैं, हाँ। वो हमेशा ताउम्र आपके दोस्त बन जाते हैं। एक फॉर्मल एनवायरनमेंट से आप एक इनफॉर्मल एनवायरनमेंट में आते हैं। हमारा नायब तहसीलदारों में 50 लोगों का बैच था। आज भी हम सारे फ्रेंड के रूप में बात करते हैं, कलीग के रूप में नहीं। फिर वहां जो ऑफिसर्स आते हैं वो जीवन भर एडमिनिस्ट्रेटिव नौकरियों में रहते हैं। कोई अपर मुख्य सचिव है, कोई फॉरेस्ट का पीसीसीएफ होता है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई पुलिस में इंस्पेक्टर जनरल है। तो आपको बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस मिलता है जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव लाइफ में बहुत काम आता है। तो ट्रेनिंग एकेडमी बहुत अच्छी जगह है, रोमांचक जगह है, और यहाँ जाने के लिए इसको भी एक मोटिवेशन मान लें जो मान तैयारी ले। कर रहे हैं। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। रूटीन कैसा होता था वहाँ पे आप? तो सुबह 7 बजे वहाँ योगा के लिए बुलाया जाता था, वही एक तकलीफ होती थी। लेकिन 3-4 दिन जाने के बाद आदत बन गई, तो वहाँ मजा आने लगा। योगा से गए, उसके बाद आपको ब्रेकफास्ट मिलता है। तो ब्रेकफास्ट बढ़िया रहता है, कई प्रकार का। जैसे आप किसी महंगे होटल में रुकते हैं तो वहाँ जो बुफे लगता है, उसमें जो जो चीजें रहती हैं, सारी चीजें आपको ब्रेकफास्ट में मिलेंगी। फ्रूट्स रहेगा, छत्तीसगढ़ी व्यंजन भी मिलता है वहाँ। और उसके बाद नाश्ते के समय के बाद आपको तैयार होकर 10 बजे तक क्लास पहुंचना है। 10 से 5 की आपकी क्लासेस होती हैं, और टाइमिंग का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि टाइम से नहीं आए तो एब्सेंट लगा दिया जाता है। और उस 10 से 5 की क्लास में आपको कुछ आपके डिपार्टमेंटल नॉलेज दिए जाते हैं, कुछ आपको सर्विस के दौरान जैसे सैलरी के बारे में, छुट्टियों के बारे में, और आपकी विभागीय जो जांच होती है, निलंबन होता है, दंड वगैरह कैसे देते हैं,
इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाता है। फिर आपको सर्विस के दौरान किन-किन नियम कानून का ध्यान रखना है, किन पुस्तकों को पढ़ना है, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। तो ये सब शुरुआत में तो बड़ा मतलब लगता है कि क्योंकि आप फील्ड को ज़्यादा देखे नहीं रहते, हाँ, शुरुआत में वो बहुत आपको लगेगा कि कैसे उस समय को अपन काटें। लेकिन जब उस नोट्स को आप पलटेंगे अपने सर्विस लाइफ के दौरान, हुँ, तो वो आपको बड़ा काम कामगार आए। सिद्ध होता है आपके लिए। हुँ, छोटी-छोटी बातें रहती है जो आपको बड़ी-बड़ी मुसीबत से बचा निकाल लेती देती हैं। हैं। हुँ, उसके बाद 5 बजे के बाद आप फ्री टू गो हैं। आप स्पोर्ट्स, म्यूज़िक कुछ भी कर सकते हैं। हम लोग म्यूज़िक में जाते थे हुँ, और उसके बाद फिर शाम को खेलते थे, क्रिकेट खेल हुँ, लिए, कभी बास्केटबॉल हो गया, कभी वॉलीबॉल हो गया। उसके बाद शाम का रूटीन ऐसा रहता है कि लंच डिनर के पहले आपके पास समय है, हुँ, तो आप मस्त गोल घेरा बना के अंताक्षरी खेल लो। कैंपस है आपका 1 डेढ़ किलोमीटर का, तो आप बढ़िया वहाँ या तो वॉक साइक्लिंग कर कर लो लो। या वॉक हाँ, कर लो। लंबी वॉक में लोगों के साथ बातचीत हो जाती है, दोस्तों के साथ। तो ये रहता है और इसके अलावा प्राची एक सबसे इंटरेस्टिंग जो पार्ट रहता है प्रशासनिक एकेडमी का, हुँ, वो बीच में 3 या 4 दिन का ग्राम एहसास कार्यक्रम होता है, हुँ, जहाँ पे हम गाँव में जाके गाँव से जुड़ने का प्रयास करते हैं। करते हैं। हुँ, ऑब्वियसली हम सभी गाँव से हैं, कुछ हुँ, शहर से भी होंगे लेकिन कभी न कभी गाँव ज़रूर गए होंगे। लेकिन ये जाना बहुत डिफरेंट होता है। कैसे? हुँ, किसी को नहीं बताया जाता कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं। हाँ, आप किसी अन्य रूप में आप वहाँ पर जाएँगे कि भई आप स्वच्छ भारत का सर्वे करने आए हैं या किसी भी डिसगाइज्ड तरीके से जाएँगे और आपको एक साक्षी भाव से वहाँ चीज़ों को देखना है। जैसे आप स्कूल में चले हाँ, गए, हाँ, लोगों को पता नहीं कि आप नायब तहसीलदार हो या आप डिप्टी कलेक्टर हैं डिप्टी या कलेक्टर हो डीएसपी या बनने आप वाले पीपीओ हैं। हो। हाँ, तो आपको एक सामान्य व्यक्ति के रूप में लोग देखेंगे, आपसे सजग नहीं है लोग। हुँ, जैसा उनको बिहेव करना है वैसे ही लोगों से बिहेव कर रहे हैं। हाँ, तो आप स्कूल में देख रहे हो कि टीचर पढ़ाता कैसे है। ग्राम पंचायत में देख रहे हो कि एक व्यक्ति अगर मृत्यु प्रमाण पत्र लेने आता है, सचिव उससे कैसा बिहेव करता है। हुँ, मनरेगा का काम हो रहा है, उसको आप देख रहे हो। तो वहां पे लोग ये नहीं देख रहे हैं कि 4 ऑफिसर खड़े हैं, उनको लगता है 4 लड़के हैं, वो अपने तरीके से लोगों को जो भी उनका करना है वो उस तरीके से कर रहे हैं। तो वो चीज आपको आगे एडमिनिस्ट्रेटिव लाइफ में बहुत मदद करती है कि जब आपने साक्षी भाव से एक गांव को देखा और उस पूरे 4 दिन का 5 दिन का आपको एक रिपोर्ट बनाना होता है हुँ, कि आपने 4 दिन के ग्राम एहसास में क्या सीखा। क्या वहां सीखा? खाने का हुँ, अरेंजमेंट भी आपको करना है खुद, रहने का अरेंजमेंट आपके लिए कर दिया जाता है लेकिन फिर भी कई बार आपको करना पड़ता है। हुँ, तो वो आपका 4-5 लोगों का जो ग्रुप होता है, हुँ, उस ग्रुप से आपकी एक बॉन्डिंग डेवलप होती है और आपकी एक विचारधारा डेवलप होती है कि हम जाएं तो हम इन चीजों को सुधारें। हुँ। तो ये ट्रेनिंग का ये ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस था। एक मतलब जी, बहुत ही ग्रासरूट लेवल पे जाके जी, प्रॉब्लम्स को देखना जी, और उसको महसूस करना जी। बहुत बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा। विवेक, आप कितने एक्साइटेड हैं अभी ट्रेनिंग को लेकर के? अब जैसे भैया ने बताया तो हाँ, मुझे तो अभी ज्यादा जल्दी एक्साइटमेंट, जल्दी से जल्दी मेरा पोस्टिंग हो यही मेरे को लग रहा जल्दी से जल्दी आप एकेडमी पहुंचे है। हैं। बिल्कुल पोस्टिंग होगा तभी एकेडमी पहुंच अच्छा, पाऊंगा मैं। हाँ, हाँ, तो ये मैं वही चाहता हूँ कि मैं भी वो एक्सपीरियंस करूँ जो भैया ने किया है। और कई हाँ, बार हमारी बात हुई तो इन्होंने बताया भी हम्म, कि ऐसा ऐसा होता है वहाँ हम्म, पे। तो मुझे लगता है कि एक मोटिवेशन तो होता है कि सबके लाइफ में कि मतलब जो एस्पिरेंट यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं उनकी लाइफ में कि वो निमोरा जाए एक निमोरा बार। जाए, हाँ, तो मेरे अंदर भी है कि जल्दी से जल्दी मैं वहाँ जाऊँ। हाँ, तो वहाँ पे देखिए काफी सुंदर एक लगता है ना जो भाव बहुत आता ही है मन में, फैसिनेटिंग, हाँ, बहुत ही फैसिनेटिंग। तो हाँ। वो मेरे अंदर आ रहा था। तो मैं वो यही अपेक्षा करूंगा कि जल्दी से जल्दी मेरा पोस्टिंग हो। ये तो ठीक है, पहले की बात। इसके बाद हम बात करेंगे चैलेंजेस। जब एज अ आपकी पोस्टिंग हुई, आप पहले जनकपुर में रहे, फिर आप मनेंद्रगढ़ और चिरमिरी में भी आप नायब तहसीलदार रहे। क्या क्या चैलेंजेस आपको उस टाइम पे फेस करने पड़े? क्योंकि ऑफिसर्स को भी कई तरह के चैलेंजेस ग्राउंड पे ही जाके पता चलता है। जैसे अभी आप ग्राम एहसास की बात की है, फिर आपका जब रियल पोस्टिंग हुआ, क्योंकि कोविड में ही आप मनेंद्रगढ़ चिरमिरी में थे, कैसा था वो एक्सपीरियंस आपके लिए अ, और कितना चैलेंजिंग था वो एनवायरनमेंट आपके लिए? जैसा कि मैंने पहले बताया, नायब तहसीलदार का जो पद है वो बहुत ही डाइवर्स पद होने के साथ साथ बहुत चैलेंजिंग पोस्ट है। हम्म, राइट फ्रॉम डे वन आपको काम में लगना है और खुद ही सीखना है कि आप चीज़ों से कैसे डील करें, हम्म, कैसे आपको काम को अंजाम तक पहुंचाना है, कैसे आपको लोगों से काम करवाना है। हम्म, लेकिन जब कोई भी व्यक्ति किसी भी नौकरी में शुरुआत में ज्वाइन करता है तो शुरुआती 1-2 साल उसके लिए बहुत चैलेंजिंग होता है हम्म, क्योंकि आपके पास रहने के लिए क्वार्टर नहीं है, चलने के लिए आपको गाड़ी नहीं दी गई है,
आपकी आर्थिक स्थिति भी उतनी अच्छी नहीं, क्योंकि 4-5 महीने आपको सैलरी नहीं मिलने वाली है अभी, जब तक कि आपका प्रान नंबर बन के नहीं आ जाएगा। तो आपको एक उसी मॉडेस्ट परिस्थिति में एक ऑफिसर के काम को निभाना है, लेकिन उसकी जो पर्क्स हैं, उसकी जो सुविधाएं हैं, वो आपको तुरंत तो मिलेंगी नहीं, ट्रेनिंग का फेज है। तो मैं, जहाँ मेरी पोस्टिंग थी जनकपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में है। उस क्षेत्र का नाम भरतपुर है और वो पुरानी चांग बखार रियासत थी पहले। आज भी वो मनेन्द्रगढ़ से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। मुझे याद है जब मेरी पहली पोस्टिंग हुई और मैं पहली बार जनकपुर जा रहा था, तो वो तहसील की पुरानी गाड़ी रहती है, मार्शल। तो मेरे तहसीलदार साहब थे, उन्होंने मेरे को बैठाया और मैं आधा एक घंटे, बैकुंठपुर से हम लोग निकले और मैं आधा एक घंटे चलते चलते सो गया। 1 घंटे 1.5 घंटे बाद मेरी नींद खुली। मैं पूछा कि सर पहुंच गए क्या? बोले नहीं, अभी तो आधा रास्ता नहीं पहुंचे हैं। फिर और चलते गए, चलते चलते 3-3.5 घंटे हम लोग, पुरानी गाड़ी थी, हम लोग जनकपुर पहुंचे। तो मुझे बड़ा मतलब ऐसा लगा कि पहली बार मैं इतनी दूर आ गया हूँ, यहाँ पे मेरे को नौकरी करना है, कैसे लोग मिलेंगे। तो वहां पर जब मैं काम करने लगा, तो जो सर थे मेरे साथ, वो देखे कि ये डरा हुआ है, झिझका हुआ है, इसको अनुभव नहीं है। तो एक दिन वो मुझे बैठा के अपने साथ गाड़ी में ले गए और एक ट्रैक्टर आ रही थी गिट्टी वाली, उसको हाथ दिखाए, वो ट्रैक्टर वाला रुक गया, रुक के एकदम उतर के हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। मेरे लिए नया चीज था। मैं तो डरता कि किसी ट्रैक्टर वाले को कैसे, हमको तो डर लगता है, ट्रक वाले, ट्रैक्टर वाले, बच्चे जब रहते हैं तो उस समय। तो बिल्कुल रुक गया, उसको बोले कि जा गाड़ी थाने में खड़े कर। वो चुपचाप गया और गाड़ी थाने में खड़े कर दिया। तो सर मेरे को समझाए, देखा तेरे पास बहुत पावर है, तू आराम से अपना काम कर सकता है। तो वैसे करके हमने धीरे धीरे काम को सीखने का प्रयास किया। स्थितियां चुनौतीपूर्ण थी, क्योंकि उस समय वहां 7-7 8-8 घंटे लाइट नहीं आती थी। कई बार ऑफिस में, कई बार रात भर आपको लाइट नहीं है, उसी में आपको सरवाइव करना है। एरिया बहुत ही दुर्गम क्षेत्र है। वहां पे आप तहसील मुख्यालय से 7-7 8-8 घंटे की दूरी तक के क्षेत्र है वहां, जहाँ गाड़ियां आज भी नहीं जाती, पहाड़ों को पार करके जाना पड़ता है। तो पहले तो बड़ा कष्ट लगा। मैं सोचा यार पीएससी निकाला हूँ, भगवान कैसा मेरे को अभिशाप दे दिए, वरदान तो नहीं है कि जहाँ मैं रहा हूँ वहां तो भाई लाइट भी रहती है और बेलगना हमारा ट्रेन भी है, बिलासपुर के पास है। तो मैं कैसे आ गया हूँ। शुरू में 5-6 महीना बड़ा कष्टप्रद रहा, लेकिन उसके बाद धीरे 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 माहौल में ढलते हुए हमने कुछ ऐसे काम किए जो, जिसके लिए हमको एप्रिसिएशन मिला। जैसे कि एक गांधी जयंती हुई, गांधी जी की 150वीं जयंती मनाई गई। तो उस समय मेरे तहसीलदार साहब और मैं, हम लोग एक प्लानिंग किए कि जो उस गांव जनकपुर की सबसे गंदी जगह है, उसको हमको साफ करना है, क्योंकि गांधी जी का मोटिवेशन स्वच्छता ही था। स्वच्छता ही था। तो एक जगह थी जो बिल्कुल जनकपुर के हार्ट में था, सेंटर में, और वहां पे सब्जी वाले बैठते थे और पीछे पूरी सड़ी सब्जियां फेंकते थे, और इस टेबल से भी ऊंचा सब्जियों का अंबार लगा हुआ था। स्मेल भी नहीं आती थी, क्योंकि सब्जी भी थक गई थी सड़ सड़ के। अब उस जगह को साफ करना था। तो हम लोग सोचे कि अपने संसाधनों से करना कठिन है और केवल इस जगह को साफ करेंगे तो भी बात नहीं बनेगी। तो पूरे जनकपुर में स्वच्छता अभियान चलाया जाए, लोगों को जोड़े और एक बढ़िया स्वच्छता अभियान चलाए। सारे लोगों ने, किसी ने आर्थिक सहयोग दिया, किसी ने मशीनरी लगा दी, कोई खुद आके मदद करने लगा, कोई पैदल चलता था हम लोग के साथ। तो 15 दिन स्वच्छता पखवाड़ा चलाए। उसके बाद 2 अक्टूबर का जो दिन था, उस दिन जहां पे वो गंदगी थी, वहां एक नया प्लेटफॉर्म बनाए, वो भी जन सहयोग से। उस प्लेटफॉर्म में हमने एक कॉरिडोर बनवाया, और कॉरिडोर में राजस्थान से मैं और सर, हम अपने सैलरी के पैसे से गांधी जी की मूर्ति मंगाए। वहां गांधी जी की मूर्ति मंगाए और उसी जगह को ग्राम पंचायत भवन बनवाए। अंदर कहीं था गांव में वो। और आज भी जब वहां वापस जाते हैं तो मूर्ति दिखती है, लोग वहां फूल चढ़ाते हैं, और उस जगह इतनी साफ सुथरी रखते हैं, बिल्कुल गार्डन की तरह मेंटेन। तो बहुत सारे अच्छे एक्सपीरियंस भी हुए। इसी बीच कोविड आया। कोविड बहुत चैलेंजिंग टाइम था, क्योंकि आपको आप देख रहे हो कि 50-50 100-100 किलोमीटर से पैदल चल के लेबर आ रहे हैं आपके बॉर्डर में, और आपको अपना मन कड़ा करके उनको वहीं से वापस भगाना है कि आपको घुसने नहीं देंगे। कोई बेचारा अपने बच्ची के लिए दूध लेने जा रहा है, लेकिन आपको लॉकडाउन का पालन करवाना है, तो आप उसको डंडा मार रहे हो।
या उसके खिलाफ आप चालान कर रहे हो, जुर्माना कर रहे हो। उस समय मेरे भाई बहन वहीं थे हम्म, मेरे साथ में मनेंद्रगढ़ में। हम्म, अब मुझे याद है कि रोज मैं सुबह जाता था, फिर एक बार मैं दोपहर को आता था, पूरे शरीर को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करता था। उसके बाद फिर जब नहा धो के पूरे कपड़े को अलग करके फिर जाता था शाम को, फिर वही रूटीन। हम्म, तो एक दिन मेरे भाई बहन लोग इतना दुखी हो गए, ये लोग मेरे को पकड़ के लिपट के रोने लगे। हम्म, डर लगता था कहीं कुछ हो ना जाए, हाँ, लेकिन वो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। मेरे तहसीलदार साहब को कोविड हो गया था, हम्म, बहुत सीरियस हो गए थे वो। हम्म, एसडीएम मैडम को कोविड हो गया, वो भी क्वारंटाइन थी। हम्म, तो जहाँ मनेंद्रगढ़ तहसील थी पहले, जो आज हाँ, जिले में परिवर्तित हो गया है, परिवर्तित हो गई। जहाँ आज एक कलेक्टर बैठता है, उसको अकेले मैं संभाल रहा था 1 महीने तक हम्म, कोविड के टाइम में। हम्म, और फुल कंट्रोल करके रखना है सुबह और शाम। हम्म, तो दिन रात काम करते हुए एग्जॉस्ट हो गए। लेकिन वो समय बहुत कुछ सिखाया। हम्म, वो समय ये सिखाया कि विपरीत परिस्थिति में कैसे आपको लोगों का साथ लेके चलना है, हाँ, और कैसे आपको हार कभी भी नहीं नहीं मानना है। माननी है। जी। तो अभी सीजीपीएससी एग्जाम्स होने वाले हैं कमिंग फैब में। आप कुछ स्टूडेंट्स को आप क्या सलाह देना चाहेंगे या कुछ कहना चाहेंगे स्टूडेंट से? मैं कहना चाहता हूँ स्टूडेंट से कि अभी काफ़ी क्रूशियल समय है, हम्म, और जैसा कि हमने बात किया कि लास्ट मोमेंट पे नींद नहीं आती है। हाँ, तो मैं बोलना चाहूँगा कि ऐसी कोई बात नहीं है, और नींद आपको नहीं आ रही तो अच्छी बात है, क्योंकि आपने पढ़ाई की है, आपने मेहनत की है। हाँ, बट आप उसको एक दिन के लिए सस्टेन कीजिए। हाँ, आप 1-2 दिन पहले आप थोड़ा-सा हाइड्रेट हो कीजिए, अपने अपने आप को रिलैक्स कीजिए, और जितना हो सके आप अपने माइंड को रिलैक्स रखने का कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए। तो ये आपको बेनिफिट करेगा, क्योंकि ये समस्या आई भी थी मेरे साथ। तो मैं हाँ, एस्पिरेंट से बोलना चाहूँगा कि कोई बात नहीं, आपने पढ़ा है इतने दिनों तक, तो ये बिल्कुल पॉजिटिव वे में ही आपके लिए जाएगा। हम्म, तो आप बिल्कुल नेगेटिव मत सोचिए, आप सोचिए कि जो भी होगा अच्छा होगा, हम्म, और पढ़ते रहिए। और मैं बोलना चाहूँगा आपको ऑल द बेस्ट अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए, और बस यही मैं बोलना चाहूँगा। ओके। मतलब आपकी जर्नी भी रही है। मेरा क्लोजिंग कमेंट यही है कि लास्ट जो 20 दिन 25 दिन है उसमें खूब एमसीक्यू लगाइए। हम्म, बहुत नया पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो पढ़ लिए पर्याप्त है। करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए, आपका जो इकोनॉमिक सर्वे है उसको एक बार देख लीजिए। लेकिन बहुत नया पढ़ने की बजाय बहुत सारे प्रश्न लगाने का प्रयास करें, और बहुत रिलैक्स रहने का प्रयास करें। पूरे कॉन्फिडेंस से आप प्रीलिम्स के एग्जाम को अटेम्प्ट कीजिए। और हम लोग आज यहाँ पर आए, आपने इनवाइट किया प्राची, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी बहुत अच्छा मच। लगा आपसे बात थैंक यू करके। वेरी मच। कैसा जी। लग रहा है यहाँ? मैं ऑन द वे, मतलब बिलासपुर से बिल्कुल एक कॉल पे पहुंचे हैं। थैंक यू वेरी मच विवेक, एंड थैंक यू सो मच विप्लव। थैंक यू प्राची, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच प्राची मैम। मैं बहुत एक्साइटेड था आने के लिए, और मुझे काफ़ी मज़ा आया यहाँ पे। और मैं बोलना चाहूँगा कि मेरे को लगता है कि इस वीडियो से काफ़ी लोगों को बहुत मोटिवेशन सारे लोगों मिलेगी, को मोटिवेशन मिलेगी। और लोगों को पता चलेगा कि आपकी परिस्थितियाँ कैसी भी हो, हाँ, आप एक तो कंसिस्टेंसी से, जो विप्लव भैया ने हाँ, बताया, और दूसरा स्मार्ट वर्क से, जो स्मार्ट हम दोनों ने साथ स्ट्रेटजी। में किया स्ट्रैटेजी के साथ। हम्म, तो उससे लोगों को फ़ायदा मिलेगा। हम्म। तो बस थैंक यू सो मच। मैं बस एंड पे यही कहना चाहूंगी इस कॉन्वर्जेशन में कि कई सफर लंबे होते हैं, कई सफर में बीच में रुकावटें आती हैं, लेकिन जीतता वही है जो रुकता नहीं। तो बिल्कुल अपने प्रयास करते रहें, आगे बढ़ते रहें। और आई होप कि ये कॉन्वर्जेशन आप लोगों को वैल्यू दे, आप लोगों को बिल्कुल वैल्यू प्रोवाइड करे। इस कॉन्वर्जेशन के थ्रू हम लोगों ने यही कोशिश की है, तो बिल्कुल इसको प्यार दीजिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।